आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं इस वक्त हम वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब दिया है। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने ट्वीट करके कहा है कि हम सदियों से थे और रहेंगे, आप होशियार रहिए। इससे कबल ट्रंप ने इंतबाह दिया था कि अगर ईरान ने अमेरिका को धमकाया तो इसके संगीन नताइज सामने आएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के धमकी भरे ट्वीट का ईरान ने उसी अंदाज में जवाब दिया है। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने पलटवार करते हुए अमेरिका को होशियार रहने की हिदायत दी है। जरीफ ने लिखा है कि हम सदियों से हैं, हमने अपनी सल्तनत समेत कई सल्तनतों को बनते बिगड़ते देखा है। हमारे उस सल्तनत की उम्र भी इतनी ही लंबी रही जितनी कुछ मुल्कों की उम्र भी नहीं है। होशियार रहो। जवाद जरीफ का यह ट्वीट ट्रंप के धमकी भरे उस ट्वीट के जवाब में आया जिसमें ट्रंप ने ईरान को इंतबाह करते हुए कहा था कि दोबारा कभी अमेरिका को मत धमकाना, नहीं तो ऐसे अंजाम भुगतने पड़ेंगे जिसकी मिसाल तारीख में शायद ही मिले। व्हाइट हाउस में जब सहाफियों ने ट्रंप से पूछा कि क्या उनका ट्वीट ईरान को उकसाने के लिए था तो उन्होंने कहा नहीं। वहीं व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने कहा कि सदर ट्रंप सिर्फ ये वाजे करना चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न कर सके। The ultimate goal and the focus of the president is making sure that we keep nuclear weapons out of their hands and that we focus on the protection of America. ट्रंप के इस ट्वीट से पहले ईरान के सदर रूहानी ने अमेरिकी सदर को इंतबाह करते हुए कहा था कि अमेरिकी सदर शेर की पूंछ से न खेले क्योंकि इससे सिर्फ उन्हें पछतावा ही होगा। आपको बता दें कि 2015 के जौहरी समझौते से अमेरिका की दस्तबरदारी के बाद ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते उलझते ही जा रहे हैं। अमेरिका एक बार फिर ईरान पर माशी पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दोनों ममालिक के बीच जंग का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कुछ दिनों से जो जुबानी जंग तेज हो गई है, क्या ये साइकोलॉजिकल वार है या फिर सचमुच ये दोनों मुल्कों को खासतौर से जंग की तरफ ले जा रही है? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने कहा कि ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है। दोनों कंट्री के बीच वार ऑफ वर्ड्स दिन पर दिन तेज होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये हकीकी जंग में तब्दील हो सकता है, उसकी कोई इम्कान नहीं है। इसलिए कि अमेरिका के पास अब वो जवाब और वो ताउन नहीं है जो न्यूक्लियर डील के पहले था। दूसरी बात यह है कि खिते के ममालिक खुद इस इशू पे डिवाइडेड हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिकन एग्रेशन उस तरह से हो जिस तरह से ट्रंप बात कर रहे हैं। ये पूरे रीजन को डीएस्टेबलाइज करेगा। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका जो है ये खुद इससे वाकिफ है कि वो ईरान से जंग नहीं करना चाहता है। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर उस खिते के बेवकूफ मुसलमानों के कंजम्पशन के लिए है। इसमें कहीं ना कहीं ये इजराइल, अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये कहीं ना कहीं एक तरह का फ्रेंडली एलिमेंट्स है इन तमाम गेम्स में। इसका मकसद ही है उस खिते को ग्रेजुअली उस डीस्टेबलाइजेशन के गैर इस्तेहकाम सूरत हाल पर वहां ले जाके छोड़ दो जहां हमारी इजारादारी खुद से लोग तस्लीम कर ले। उधर ग्रेटर इजराइल बन जाए, इधर एक ईरानियन एम्पायर बन जाए, उधर अमेरिकन से हो जाए परमानेंट। तो ये एक साइकोलॉजिकल ही वारफेयर है। मैं इससे फुल्ली इत्तेफाक करता हूं जी। लेकिन जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद अमेरिका ईरान पर लगातार दबाव बना रहा है, सख्त माशी पाबंदी लगाने की तैयारी हो रही है। ईरान के पास क्या मुतबादिल है? देखिए, ईरान के पास मुतबादिल वही है जो न्यूक्लियर डील के पहले था। और न्यूक्लियर डील के पहले जो ईरान पर जो मासी जो सैंक्शन पाबंदी लगी थी, उस सूरत हाल को कैसे डील किया। ईरान फिर इस नए मौजूदा सूरत हाल को उसी तरह से डील करेगा। और अलबत्ता इस मरतबा उसको डील करने में कोई परेशानी नहीं होगी। वो इसलिए कि यूरोपियन ममालिक का या बैनुल-अक़वामी पावर जो है लाइक जैसे कि चीन और रूस, अब ईरान के मामले पर उस तरह से ताउन अमेरिका को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से अमेरिका डील करने में कामयाब हुआ।
आज के दिनों में, आज के सूरत हाल में जी। तो ये ईरान के लिए ये सिचुएशन ईरान के लिए बहुत ही बड़ा मददगार साबित होगा। ठीक है, इसलिए कि अमेरिका और यूरोपियन एलाइज के डिफरेंसेस सिर्फ ईरान के इश्यूज पर नहीं है, बल्कि बहुत सारे इश्यूज पे है जी। इस वक्त यूरोपियन एलाइज को अमेरिका ने, ट्रंप ने ह्यूमिलेट किया है जी। तो अमेरिका की जो एक पागलपन है, जो मैडनेस है, जो पावर की वजह से वो ड्राइव कर रहा है, पावर के वजह से जो पागल हुआ है, उससे सिर्फ ईरान ही मुतासिर नहीं हुआ बल्कि बैनुल-अक़वामी जो राब्ता आमा है, बैनुल-अक़वामी ऑर्डर है, बैनुल-अक़वामी ज़ाब्ते हैं, सबके सब डिस्टेबलाइज होने की सूरत हाल से दो चार। जी डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब, एक और सवाल था कि ईरान ने कहा कि अगर उन्हें तेल की सप्लाई से रोका गया तो दूसरे मुल्कों को भी तेल बेचने नहीं देंगे। क्या पूरा खेल तेल का है या इसमें कोई और एंगल भी है? ईरान, अमेरिका, आपको याद होगा कि जिस वक्त ईरान और इराक वार चल रहा था उस वक्त भी ईरान इस तरह के धमकी देता था, लेकिन अमेरिका ने पर्शियन गल्फ का यही अरबियन गल्फ में अपनी आर्मी को डिप्लॉयमेंट करके और जो पैसेज है, जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है, उससे बैनुल-अक़वामी तेल में डिस्टर्ब नहीं होने दिया। अमेरिका फिर उसी तरह से मस्कुलर अप्रोच अडॉप्ट कर लेगा और उस मस्कुलर अप्रोच को अडॉप्ट करने में तमाम ममालिक फिर अमेरिका के साथ हो जाएंगे, वो इसलिए कि वो बज़ाहिर तौर पर मुतासिर होंगे। तो ईरान ऐसा करने की ताकत भी नहीं रखता है इस वक्त, और इस वक्त वो करेगा भी नहीं। वो कह जरूर रहा है, अगेन फिर साइकोलॉजिकल वार गेम फेयर की वजह से कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब अपनी अहम राय रखने के लिए ईरान अमेरिका इस मौजू पर। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक गैर मामूली कदम उठाते हुए उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले साबिक आला सिक्योरिटी अफसरों को दी गई सिक्योरिटी हटाने पर गौर कर रहे हैं। इन अफसरों में CIA के साबिक डायरेक्टर जॉन ब्रेनन, FBI के साबिक डायरेक्टर जेम्स कोमे, कौमी खुफिया महकमे के साबिक डायरेक्टर जेम्स क्लेपर और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर माइकल हेडन, अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक सफीर और साबिक कौमी सलामती के मुशीर सुजैन राइस, FBI के साबिक नायब सदर एंड्रयू मैकाबे शामिल हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सदर सिक्योरिटी मंजूरी हटाने पर गौर कर रहे हैं क्योंकि ये लोग सियासी बयानबाजी करते हैं और कई बार अपनी पब्लिक सर्विस और सिक्योरिटी का माली फायदा उठाते हैं। सैंडर्स ने कहा कि सदर के खिलाफ रूस के साथ गलत रिश्तों या रूस से मुतासिर होने का इल्जाम लगाना बेहद संगीन मसला है। The president is exploring these mechanisms to remove security clearance because they've politicized and in some cases actually monetized their public service and their security clearances, and making baseless accusations of improper contact with Russia or being influenced by Russia against the president is extremely inappropriate. वहीं अपोजिशन डेमोक्रेट ने ट्रंप की इस मंशा पर सवाल उठाए हैं। इंटेलिजेंस कमेटी के मेंबर और डेमोक्रेट लीडर एडम चीफ ने कहा है कि ट्रंप तनकीद करने वालों का मुंह इस तरह बंद नहीं कर सकते। And today's action, suggesting that we will punish critics of the president by stripping them of their security clearance, that is not what you see in a democracy. That is exactly what you see in authoritarian regimes. And we couldn't have a more timely proof of why this resolution is necessary than what I consider despicable action, and that is to try to silence critics by affecting their potential livelihood, by affecting other presidents in the future ability to tap the expertise of people who've dedicated their lives. शुमाली कोरिया ने अपने अहम रॉकेट लॉन्च ठिकाने को बंद करना शुरू कर दिया है और ये ठिकाने मुल्क के शुमाल मगरिबी इलाके में वाक़ हैं। अमेरिका की मॉनिटरिंग सर्विस ने खासतौर से स्टेशन को तबाह करने की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की है। अमेरिका का मानना कि किम जोंग उन अमेरिका से किया अपना वादा निभा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने मिसाइल टेस्ट साइट को बंद करने का अज़्म दोहराया था और शुमाली कोरिया कहता रहा है कि सुरह एक सैटेलाइट लॉन्च करने का ठिकाना है। हालांकि अमेरिकी फौजी एहलकारों को शक है कि इस ठिकाने को बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पिछले महीने सिंगापुर में अमेरिकी सदर ट्रंप और किम जोंग के बीच हुई जो तारीखी मुलाकात है, उसके बाद दोनों लीडरों ने कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए साथ मिलकर काम करने का समझौता किया था। यहां एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज।
आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए कल यानी कि 25 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, जिसमें कि 10,59,55,000 वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने कल पूरे मुल्क में तातील का ऐलान किया है। वोटिंग के लिए पोलिंग के सामान की तरसील मुकम्मल हो गई है और बैलेट पेपर समेत दीगर सामान फौज की निगरानी में पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 95 सियासी पार्टियों के 11,677 उम्मीदवार इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अहम मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है। इसके अलावा कई मजहबी जमातें भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। दहशतगर्द हमलों को देखते हुए आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं, जिसके तहत 3,70,000 से ज्यादा फौजी और 4,50,000 पुलिस एहलकार अपनी खिदमात अंजाम देंगे। इस बार के आम इंतखाबात में महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी अहम मुद्दा है। 2018 के इलेक्शन में मैं चाहता हूँ कोई नया कैंडिडेट आया हमारा जो पाकिस्तान को लेकर चले, कि इसकी तरक्की लाजमी अब एक नए कैंडिडेट के हाथ में है। हमने पुरानों का आजमा लिया, उनको भी देख लिया, मगर उनसे कुछ काम नहीं हुआ। मईशत के लिहाज से बहुत कमज़ोर है, यानी दिवालिया के धाने पे खड़ा है, तो लिहाजा जो भी हुकूमत आएगी उसको चैलेंजेस का सामना तो होगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन ये उम्मीद है कि जो भी आएगी, उम्मीद है कि वो पाकिस्तान को संभालेगी। जो भी आएगा पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा और हमारा पाकिस्तान वर्ल्ड में आगे तरक्की करेगा। वैसे ही क्राइसिस में चल रहा है हमारा मुल्क, बहुत महंगाई हो रही है, फ्यूल कहाँ पहुँचा है, डॉलर कहाँ पहुँचा है, तो कोई ऐसा नुमाइंदा आए, अवाम उसको ऐसे किसी नुमाइंदे को सिलेक्ट करे जो आगे जाके हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो। और इस वक्त हमारे साथ अरसलान भट्टी साहब जुड़ गए हैं, जो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे। खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। कल पाकिस्तान में आम इंतखाबात में भट्टी साहब वोट डाले जाएंगे, क्या इंतजामात आप देख रहे हैं और लोगों का क्या मूड समझ में आ रहा है? देखिए, इंतजामात की अगर बात करें तो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उन्होंने तमाम लोगों ने मिलकर पूरी तरह इंतजामात कर दिए हैं कि साफ, शिफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात हो पाकिस्तान में, ताकि एक जमहूरी जो प्रोसेस है या जमहूरी जो तरीकेकार है वो पूरी तरह जो है फले फूले। और दूसरी बात जो आपने की मूड की, तो मूड ये है जी कि लोग यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है और उसके हवाले से देखा जाए तो 2 जो पार्टियां हैं मेन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भरपूर तरीके से उन्होंने अपनी मुहिम की। उसके बाद उन्होंने जो है वो अपनी मुहिम का इख्तिताम भी किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई लड़ाई मार कुटाई वाली बात नहीं हुई है जी, लेकिन इसके बावजूद ये जरूर हुआ है कि कुछ जगहों पे वो 2-3 जो है धमाके हुए, उस पर दहशतगर्दी हुई, जिसमें 3 बड़े रहनुमा जिनमें तीनों उम्मीदवार थे वो मारे गए, शहीद हो गए, ये जरूर हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर मजमूई तौर पर देखा जाए, यानी सारी जगह मिला जुलाकर, तो एवरेजली इंतखाबात के तरीके, इंतखाबात के इंतजामात वो बहुत अच्छे रहे हैं यहाँ पर जी। लेकिन भट्टी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने फौज और खुफिया इदारों पर इल्जाम लगाया है कि वो इमरान खान का साथ दे रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये इल्जाम लगाया है मुस्लिम लीग नवाज ने, क्योंकि उनके तहफुजात थे माजी में अदलिया के साथ। उनके एतराजात और तहफुजात थे कि जी अदलिया ने उनके खिलाफ इस तरह के फैसले दिए जो कि जानिबदाराना फैसले या जानिबदाराना रवैयों पर मबनी थे। इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ इल्जामात लगाए हैं मुस्लिम लीग नवाज ने। किसी जगह पे उनका ये कहना है जी कि कोई इदारे जो हैं वो उनके साथ उनको तंग कर रहे हैं, उनके लोगों को तंग कर रहे हैं, वोटरों को तंग कर रहे हैं। तो इस किस्म की जो चीजें हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं, ये मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से है। बाकी किसी ने इल्जाम नहीं लगाया, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा किया है। मसला ये है कि वो इदारे सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कर रही है कि जी मुस्लिम लीग नवाज का ये काम नहीं था कि वो इस किस्म के काम करती, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काम किया है, ये जो कि अच्छी बात नहीं है वैसे जी। अरसलान साहब, क्या लगता है आपको, अगर किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली तो क्या हो सकता है? कौन किसके साथ जा सकता है? दोबारा कहिएगा। मेरा सवाल ये था कि अगर किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलती है इन इलेक्शंस में, तो फिर कौन किसके साथ जा सकता है ऐसी सूरत में? देखिए, उस पे ये है कि दोनों जो पार्टियां हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, अक्सरियत मिलने का तो जो सवाल उठ गया है वो डेफिनेटली अक्सरियती पार्टी कोई भी नहीं आएगी। सॉरी, माफी चाहता हूँ। मसला ये है कि अभी देखना ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
37 सीटें चाहिए हैं पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए, सादा अक्सरियत। तो कोई भी जमात अभी तक हमें सामने वाज़ेह नहीं हुआ कि कोई ऐसी जमात एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे। जिस तरह 2013 में मुस्लिम लीग नवाज जो थी वो 129 सीटें ले गई थी यहाँ पर से पंजाब से, इसलिए वो सीधी पार्टी बन गई, थोड़े से आजाद साथ में। लेकिन अभी जो आजाद है उनका झुकाव जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब है, क्योंकि लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मरकज में हुकूमत बनाएगी और वज़ीर आज़म उनकी जमात से होगा। वो कोई भी हो सकता है, वो इमरान खान साहब भी हो सकते हैं, उसके अलावा और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जो आजाद लोग हैं वो उनकी तरफ जाएंगे तो उसकी मजबूरी ये होगी फिर आजाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के। इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े थे अरसलान भट्टी साहब, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट। तो पाकिस्तान में कल 25 जुलाई को आम इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे और इसराइल ने शाम की सरहद के करीब गोलान पहाड़ियों पर शाम के एक लड़ाकू तैयारे को मार गिराया है। इजरायली अफवाज का कहना है कि शामी सुखोई जेट उसकी सरहद में 2 किलोमीटर अंदर दाखिल हो गए थे, जिसके बाद मिसाइल से उन्हें मार गिराया गया। वहीं शामी हुकूमत का कहना है कि उनकी फिजाइया इसराइली सरहद के करीब साइदा में बागियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान इसराइल ने उसके लड़ाकू जहाजों पर हमले किए। शामी हुकूमत ने इसराइल पर दहशत गर्दों की मदद का इल्जाम लगाया है। वाज़ेह है कि शामी अफवाज इसराइली सरहद के करीब कंतीरा में बागियों के खिलाफ लगातार फजाई हमले कर रही है। वहीं इसराइल ने शाम में ईरान की किसी भी तरह की मौजूदगी को नकार दिया है। इसराइल ने रूस की उस तजवीज को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान अपनी फौज को शाम और इसराइल के बीच सरहद से 100 किलोमीटर दूर रखेगा। रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के मुलाकात के दौरान यह तजवीज पेश की थी, लेकिन इसराइल ने कहा कि उसे शाम में ईरान की मौजूदगी कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल चाहता है कि ईरान शाम से पूरी तरह इनखला करे। नेतन्याहू ने कहा कि वो शाम में एक और हिजबुल्लाह को पनपने देना नहीं चाहते। उधर शाम में इमदादी तंजीम व्हाइट हेलमेट के मुतअद्दिद रजाकारों की जानिब से फौरी रेस्क्यू कार्रवाई की अपील की गई। इसके मुताबिक जराये के मुताबिक 100 से ज्यादा व्हाइट हेलमेट रजाकार अपने अहल खाना के हमरा शाम के जुनूब में 2 मुख्तलिफ मकामात पर जमा हैं और अपने इनखला का इंतजार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल इजरायली हुकूमत ने इतवार की रात व्हाइट हेलमेट के सैकड़ों कारकुनों को बाहिफाजत वहां से निकाल लिया था। इजरायली हुकूमत का कहना है कि अमेरिका, बरतानिया और कनाडा की अपील पर उसने व्हाइट हेलमेट के लोगों को शाम से बाहर निकाला है। ये लोग फिलहाल जॉर्डन में हैं, जहां उनकी बाज़ाबादकारी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। जॉर्डन में अक़वाम मुत्तहिदा रिफ्यूजी तंजीम के अहदेदारों का कहना है कि फिलहाल 800 में से 422 व्हाइट हेलमेट के कारकुनों को शाम से बाहर निकाला गया है और बाकी अफराद को भी जल्द वार जोन से निकाला जाएगा। वाज़ेह है कि यहां पर जहां मगरबी ममालिक व्हाइट हेलमेट को एक रजाकार तंजीम मानते हैं, वहीं शाम और रूस का इल्जाम है कि ये लोग वार जोन में मदद करने की आड़ में बागी ग्रुपों की मदद कर रहे हैं। तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने इजरायली हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। राजधानी अंकारा में पार्टी लीडरों से खिताब करते हुए अर्दोगान ने इजरायल को दहशतगर्द मुल्क करार दिया। उन्होंने कहा कि इजरायल लगातार फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा है, जो इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है। तुर्की सदर ने कहा कि हालिया दिनों में इजरायल ने यहूदी मुल्क बनाने के लिए जो कानून पास किया, इससे साबित हो जाता है कि इजरायल एक फासिस्ट और रेसिस्ट मुल्क है। और इस मौके पर तैयब अर्दोगान ने यह भी कहा कि शामी सरहद के करीब दहशतगर्दी के खिलाफ तुर्की की मुहिम जारी रहेगी। इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा है। यह इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है। निहत्थे फिलिस्तीनियों पर इजरायली बमबारी साबित करती है कि इजराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। इसे सिर्फ अपने दिफा में बम और बंदूक चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। हालिया दिनों में इजराइल ने जो कानून पास किया है, उससे ये बात बिल्कुल साबित होती है कि इजराइल एक फासिस्ट और रेसिस्ट मुल्क है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को हुक्म दिया है कि वो खास तौर से तुर्की शहरियों के हुकूक का ख्याल रखें। तकरी शहरियों का अपने एक अबूरी मगर नाफिजुल अमल हुक्म में आलमी अदालत ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात को हर हाल में उन खानदानों को आपस में मिलने देना चाहिए जिन खानदानों में से कुछ कतरी हैं और जिनके अफराद इस वक्त
अलग अलग हैं। इस हुक्मनामे में अमीराती हुकूमत को यह भी कहा गया है कि वो उन कतरी तलबा को भी तालीम मुकम्मल करने का मौका दें जिनकी तालीम कतर के साथ तनाज़े की वजह से रुक गई है। वाज़ेह है कि कतर ने गुज़िश्ता महीने खलीजी ममालिक की पाबंदी के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता बरस जून में मुत्तहदा अरब अमीरात, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक ने कतर पर ईरान और दहशतगर्दों का साथ देने के इल्जाम में अपने तमाम तर सफारती और तिजारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। इधर यूनान की राजधानी एथेंस के आसपास अटिका इलाके में जंगलों में लगी आग में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। रेड क्रॉस का कहना है कि समंदरी साहिल के करीब एक गांव में 26 लाशें बरामद की गईं, जिससे पहले यूनान हुकूमत ने 24 मौतों की तस्दीक की थी। कम से कम 104 लोग जख्मी हुए और इनमें से 11 की हालत तशवीशनाक है। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 700 लोगों को मुतासरा इलाके से बाहर निकाला गया है और राहत बचाव के कर्मी जो है आग में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैकड़ों दमकलों को आग पर काबू पाने के लिए लगाया गया है। यूनान के वजीर आजम एलेक्सी ने अटिका में इमरजेंसी का ऐलान किया। उन्होंने सभी इमरजेंसी सर्विसेज को मुस्तैद रहने के लिए हुक्म दिया। यूनान ने यूरोपीय मुल्कों से आग बुझाने में मदद की अपील की है। इटली, जर्मनी और फ्रांस ने मदद भी भेज दी है। 2007 के बाद ग्रीस के जंगलों में सबसे खतरनाक आग लगी। लाओस के जुनूब मगरबी इलाके में एक जेर तामीर बांध टूट गया, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कम से कम 100 लोग लापता हैं और 6000 से ज्यादा लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। लाओस न्यूज एजेंसी का कहना है कि अटापू सूबे में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत बन रहा एक बांध टूट गया, जिसकी जद में 6 गांव आ गए। लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। आपको बता दें कि साल 2013 में शेपियान शे नाम नॉय बांध को बनाने का काम शुरू हुआ था और यह अगले साल बनकर तैयार होने वाला था। इस बांध को बनाने के लिए थाईलैंड की कंपनी राचाबुरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग होल्डिंग और दक्षिण कोरिया की कंपनी एसके इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन काम कर रही थी। कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक भारी बारिश की वजह से बांध से पहले बनाए गए एक बांध का हिस्सा टूट गया है, जिसकी वजह से इलाके में सैलाब आ गया। जापान में गर्मी की गैर मामूली लहर के नतीजे में एक हफ्ते में कम से कम 65 अफराद हलाक हो गए हैं। हुक्काम ने इस रिकॉर्ड गर्मी को कुदरती आफात करार दिया है। जापान के कुमागाया शहर में आज दर्जा हरारत 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये जापान में अब तक का रिकॉर्ड दर्जा हरारत है। जापान के कई शहरों में सन 1886 के बाद इस बार सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। मुल्क में 2 हफ्ते से पड़ रही जबरदस्त गर्मी की वजह से 22,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते दर्जा हरारत को लेकर मुल्क भर में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि जापान में आमतौर पर ठंड में तापमान 5 डिग्री और गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री रहता है। नाज़रीन, आपने अपने मुल्क में देही खेल मसलन कबड्डी, बग्घी दौड़ और इस तरह के मुख्तलिफ गेम्स देखे होंगे या खुद इसका मजा लिया होगा, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि अमेरिका के देही इलाकों में भी इस तरह के खेल मुनक्किद किए जाते हैं, जहां पर लोग अपने हुनर का जादू दिखाते हैं। आप भी देखिए इस देही गेम को और मजा लीजिए। तो नाज़रीन, तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। वर्ल्ड न्यूज में भी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का ये सफर।